हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। ठीक है, उसके दो प्रकार हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, गैल्वेनी सेल और विद्युत अपघटनी सेल, है ना। आज जो डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है, उसमें लवण सेतु और ये जो सेल काम करता है वो किस तरीके से करता है। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोगों ने सीखा था। अब देखो बेटा, अपन लोग लवण सेतु की बात करते हैं और इसकी कार्य प्रणाली की बात करते हैं। तो अपन ने क्या करा था, अगर गैल्वेनी सेल देखते हैं तो गैल्वेनी सेल के ये दो अर्ध सेल हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स हम लोगों ने लिए, ठीक है। उन दो इलेक्ट्रोड्स के मतलब ये दो जो हाफ सेल लिए अपन लोगों ने, ठीक है, उन हाफ सेल को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है। लवण सेतु इसको बोलते हैं। सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु एक यू आकार की ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है बेटा, ओके। और यहाँ पे चलो डेनियल सेल की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमने जिंक और जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया बेटा। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन कॉपर प्लेट के साथ लिया, ठीक है। होता क्या है ये तो अपन को पता ही है यहाँ पे कि एनोड हाफ सेल में क्या होता है, जिंक ऑक्सीडाइज होता है, और कैथोड हाफ सेल में क्या होता है, कॉपर आयन क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, है ना। अच्छा, तो देखो सॉल्ट ब्रिज जो लवण सेतु है, ठीक है, इसका पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो सॉल्ट ब्रिज है बेटा यू आकार की कांच या ग्लास से की नलिका होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है बेटा, जो कि अगर प्लांट जेली, ठीक है, अगर प्लांट एक पौधा होता है, ठीक है, उसकी जो जेली होती है, ठीक है, अगर प्लांट जेली ठीक है के साथ एक विद्युत अपघट्य से क्या होता है, द्वारा भरा होता है, ठीक है। ठीक है, तो यू आकार की जो कांच की नलिका है, ठीक है, वो क्या होती है, अगर प्लांट जेली से जो है एक विद्युत अपघट्य से भरी होती है, ओके। अब यहां पे क्या है कि भाई इसका काम क्या होता है बेटा, विद्युत अपघट्य सामान्यतः क्या होते हैं, जैसे KCl, NH4NO3, KNO3, इस तरीके के विद्युत अपघट्य हम लोग इसके अंदर भर देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है अपन लोगों ने क्या करा है, अगर प्लांट जेली में एक विद्युत अपघट्य भर दिया है, ठीक है, तो जैसे KNO3, NH4NO3, ठीक है, ओके, या तो NH4NO3 या KNO3 या KCl, ओके। इस तरीके से अपन लोग कुछ विद्युत अपघट्य यूज करते हैं, और ये किस में मिक्स होते हैं बेटा, अगर प्लांट जेली में। ये विद्युत अपघट्य का हम लोग जलीय विलयन इसमें नहीं लेते हैं, ठीक है। प्लांट जेली लेने से क्या होता है कि जो विद्युत अपघट्य होता है वो डायरेक्टली इसके अंदर नहीं गिरता है, किसमें, दो अर्धकोश के विद्युत अपघट्यों में, ठीक है। तो ये दो विलयन जो है इससे डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ पाते। हाँ, लेकिन जेली जो होता है बेटा थिक लिक्विड होता है, तो वहां पे आयंस तो मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है कि भाई एक तो जो है ये संपर्क जो है
इंटरनल सर्किट जो होता है, आंतरिक जो विद्युत सर्किट होता है, आंतरिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, उसको पूर्ण करता है। ठीक है, कैसे करता है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, और ये दोनों विलयनों को या दोनों अर्धकोशीय विलयनों को क्या करता है बेटा, उदासीन रखने में मदद करता है। ठीक है, उदासीन मतलब उनके ऊपर कोई आवेश ना आ पाए, उदासीन रखता है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग व्हाट, आयंस। ठीक है, जो आयंस हैं वो कहीं ना कहीं इसमें जो है आयनों के प्रवाह द्वारा, ठीक है, आयनों के प्रवाह द्वारा, ठीक है, क्लियर। और साथ में क्या है बेटा, ये जो है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, लिक्विड का जो या विलयन या द्रव विभव जो होता है उसको ये क्या करता है, को न्यूनतम रखता है। ठीक है, कम करने की कोशिश करता है या न्यूनतम रखता है। ठीक है, तो ये अपन लोगों के लिए एक तो बेटा ये आंतरिक रूप से सर्किट को कंप्लीट करेगा। ठीक है, इन दोनों विलयनों को उदासीन रखेगा, मतलब इनके ऊपर कोई आवेश नहीं आने देगा। साथ में क्या है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को न्यूनतम रखता है। मतलब ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है इस पर हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम लोग इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि ये आंतरिक इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट कैसे करता है। ठीक है, अब देखो अपन को एक बात पता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है बेटा ZnSO4 में, और ये कॉपर जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर सल्फेट में है। तो जिंक जो है Zn2+ में जाएगा, ठीक है, और कॉपर 2+ जो है वो कॉपर में जाएगा। ठीक है, समझो बात को। तो अपन को पता है ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती जाती है और ये प्लेट जो है रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, और ये मतलब एनोड हाफ सेल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, कैथोड हाफ सेल होता है। ठीक है, या इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ और इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन इधर से होते हुए एनोड प्लेट से लेके कैथोड की तरफ जाते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, करंट जो है, ठीक है, वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई अपन को। नाउ अब देखो उसमें सॉल्ट ब्रिज का कैसे काम है बेटा। यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या है कि अगर हम देखें तो यहाँ पे मेटल आयन क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज होके जा रहे हैं सॉल्यूशन में, तो ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सर्किट को कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आके उतना ही चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, इस तरफ ट्रेवल करना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट सर्किट होना चाहिए। तो सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे क्या काम कर रहा है, देखो यहाँ पे जो है सॉल्ट ब्रिज में सपोज करो हम लोगों ने NH4NO3 भरा। ठीक है, क्या भरा, NH4NO3। तो जैसे ही क्या होगा बेटा, एनोड हाफ सेल में या एनोड पर जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है अपना Zn किस में जा रहा है, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, जैसे ही एक जिंक आयन यहाँ पे आता है तो ये सॉल्यूशन क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज, और ये सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज, तो अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही क्या हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखने के लिए, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए
यहां पे क्या होगा, 2 नाइट्रेट आयन इस सॉल्यूशन में उतर जाएंगे। इस जो है सॉल्ट ब्रिज की जो लवण सेतु की ट्यूब है, ये पोरस प्लग है बेटा, पोरस मतलब कॉटन के प्लग यहाँ पे, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रोलाइट इसमें गिरे ना, और सिर्फ उससे जो है आयन से ही छनके इसमें आ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस ऑफ नाइट्रेट आयन, 2 नाइट्रेट आयन इस पॉजिटिव चार्ज, बढ़े हुए पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए इसमें उतर जाएंगे इस विलयन में, ठीक है। और जैसे ही एक कॉपर आयन जो है कैथोड पर, ठीक है, क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, ठीक है, जैसे ही ये काम होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, ठीक है, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स व्हाट, Zn2 प्लस प्लस Cu, ओके। तो यहां पे क्या होगा, 2 अमोनियम आयन यहां पे क्या हो जाएंगे, एंट्री लेंगे। समझ रहे बात को, जैसे ही एक कॉपर आयन यहां से इस पे प्लेट पे जमा हुआ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कमी हुई, तो 2 अमोनियम आयन तुरंत ही सॉल्ट ब्रिज से इसमें आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आयंस की मूवेबिलिटी के बेसिस पे यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो रहा है। देखो ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, देखो, ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये आपका सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है कि भाई ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। कुछ बोल सकते हैं भाई कि सर यहाँ पे हम लोग सिर्फ अगर वायर ले लेते, ठीक है, इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, तो क्या पॉसिबल होता, ये नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता बेटा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग वायर लगा देंगे तो उस केस में क्या होगा, वायर इलेक्ट्रॉन्स को तो कैरी करा सकता, ठीक है, लेकिन कहीं वायर से चार्ज मतलब आयंस फ्लो नहीं कर सकते हैं ना। मेटेलिक धातु का जो वायर होगा, ठीक है, वो आयंस को तो फ्लो नहीं करा सकता, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही क्या कर सकता है, अपने अंदर से फ्लो करा सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान के चलो सॉल्ट ब्रिज नहीं ही लगाते, ये सॉल्ट ब्रिज हटा लिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो उस केस में ईएमएफ 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई ईएमएफ नहीं होगा क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, ओके। तो वहां पे सेल ही काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं है इसमें, तो यहाँ पे ये सर्किट काम नहीं करेगा, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ओके। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है आपका, ये क्या करता है बेटा, जिसको द्रव जंक्शन विभव भी बोलते हैं, द्रव जंक्शन विभव, ठीक है। से द्रव जंक्शन विभव होता क्या है, पहले तो ये समझो, ठीक है। द्रव जंक्शन विभव या लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ये क्या होता है बेटा, देखो अगर हम सपोज करो 2 विद्युत अपघट्य अलग, एक ही विद्युत अपघट्य को या 2 विद्युत अपघट्यों को क्या करें कि विद्युत अपघट्यों के जो विलयन हैं उनकी सांद्रता को हम लोग क्या करें बेटा, यहाँ पे ले लें, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, NaCl का जलीय विलयन ले लिया, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। फर्क क्या बेटा, यहाँ पे C1 कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे क्या है, C2 कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब C1 और C2 कॉन्सेंट्रेशन है और हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट कर दिया एक छिद्रित सेपरेटर से, ठीक है। कॉटन की एक लेयर हम लोगों ने रख दी, ये कोई अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं है, ठीक है। ये सिंपली क्या है बेटा, छिद्रित
पोरस सेपरेटर है जिससे आयंस बह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं कि जो विसरण है, डिफ्यूजन, ठीक है, क्लियर। अपन लोगों को पता है कि कोई भी विलयन जो होता है, ठीक है, जैसे गैसेस होती हैं बेटा, तो गैसेस जो हैं अधिक दाब से कम दाब की तरफ जाती हैं, या ज्यादा सांद्रता जहां पे गैस की होती है वो कम सांद्रता की तरफ भागती है। इसी तरीके से ज्यादा सांद्रता वाला विलयन कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे पोरस सेपरेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो हम लोग C2 इज ग्रेटर देन C1, ठीक है, इस तरफ NaCl की सांद्रता क्या बेटा, ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, NaCl का विलयन इस तरफ जाने लगेगा। और अगर ऐसा होगा तो उस केस में क्या होगा, कैटाइन क्या होंगे बेटा, और एनाइन दोनों ही इस तरफ आएंगे। ठीक है, मतलब NaCl का जो विलयन है इस पोरस प्लग को पास करते हुए दूसरी तरफ आएगा। ठीक है, कम सांद्रता वाले विलयन में। अब चूंकि क्या है बेटा, कैटाइन और एनाइन की स्पीड सामान्यता क्या होती है बेटा, जलीय विलयन में अगर हम बात करें तो की जो गतियां हैं, ठीक है, सामान्यतः भिन्न होती हैं। सामान्यता क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, तो मान के चलो कैटाइन आगे निकल गया तो एनाइन पीछे रह जाएगा। ठीक है, एनाइन आगे निकल गया तो कैटाइन पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, सपोज मैं बोलूं कि यहाँ पे जो स्पीड है वो Na+ आयन की ज्यादा है, किससे, क्लोराइड आयन से। ठीक है, तो क्या होगा, जब डिफ्यूजन होगा तो Na+ आयन क्या होंगे बेटा, यहाँ पे ज्यादा तेजी से निकलेंगे। ठीक है, तो अगर हम पोरस सेपरेटर की बात करें, ठीक है, तो इसको Na आयन क्या होंगे बेटा, पहले क्रॉस कर जाएंगे और Cl- पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस पोरस सेपरेटर के अबाउट, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, एक विभवांतर आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैटाइन आगे आ गए हैं और एनाइन थोड़े पीछे रह गए हैं, तो इन दोनों के बीच में पोरस सेपरेटर पे क्या होगा, एक पोटेंशियल डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो इस विभव को क्या बोल रहे हैं हम लोग, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, LJP। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा कि भाई जो कैटाइन और एनाइन है, अब एक बार ये डेवलप हो जाएगा तो इसका जो अभिसरण है वो क्या हो जाएगा बेटा, सामने आ जाएगा और ये रुक जाएगा। ठीक है, मतलब अब कैटाइन और एनाइन और नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर क्या होगा, एक रिपल्सन फोर्स लगेगा ना। ठीक है, अच्छा, तो जब कोई दो विद्युत अपघट्यों को इस तरीके से संपर्क में रखते हैं हम लोग, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ठीक है, और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होने की वजह से वो सेल में क्या होता है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। मान के चलो इन दोनों ही हाफ सेल को, अर्धकोश को हम लोग क्या करते, पोरस प्लग से क्या करते, सेपरेट कर देते। तो उस स्थिति में क्या होता, देखो उस स्थिति में मान के चलो अपन लोग ये पोरस सेपरेटर लेते हैं। ठीक है, यहां पे अपन लोगों ने ZnSO4 और CuSO4, ठीक है, ये लिया है। ठीक है, तो अगर मान के चलो यहाँ पे पोरस कॉटन लगा दिया अपन ने बेटा, कॉटन प्लग। ठीक है, रुई से अपन लोगों ने इसको ग्लास ट्यूब को बंद करते हुए इन दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, होगा क्या है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे एक Zn2+
कन्वर्ट होगा, Zn एटम Zn2+ में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, एक सल्फेट आयन तुरंत इधर एंट्री लेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, समझे। और यहां से जैसे ही Copper2+ आयन विलयन से कॉपर सॉलिड में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका Copper2+ आयन जो है Copper2+ आयन क्या होगा बेटा, यहाँ पे कॉपर में गया तो इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए क्या होगा, इमीडिएटली Zn2+ यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, हम ये काम इस तरीके से कर सकते थे, ठीक है, पोरस प्लग लगा के सॉल्ट ब्रिज की जरूरत ना पड़ती, लेकिन यहाँ पे हम यही समझ रहे हैं कि सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ी क्यों बेटा, ठीक है, क्योंकि पोरस प्लग लगाने पे फिर से क्या होता है बेटा, यहाँ पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ Zn2+ will definitely not be equal to speed of sulfate ion, ठीक है। तो फिर से उस स्थिति में क्या होता, उस स्थिति में इस पोरस कॉटन के अबाउट क्या होता बेटा, एक जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता, और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होने की वजह से क्या होता, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होने की वजह से ये जो सेल पोटेंशियल है, ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में ई सेल, वो क्या होता बेटा, घट जाता, मतलब जो नेट वोल्टेज आता, ठीक है, वो ई सेल जो हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोड्स के बीच का, प्लस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव में होता, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ई सेल को कम कर देता, ठीक है, या समटाइम्स जीरो भी कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है कि इस द्रव जंक्शन विभव को उत्पन्न होने से हमें क्या करना होता था, रोकना होता है। तो ये समझ में आया, सॉल्ट ब्रिज लगाने की से क्या होता है बेटा, ये दोनों विलयन एक ही विभव पे रहेंगे, उदासीन रहेंगे, ठीक है। अच्छा, और साथ में क्या होगा, यहाँ पे जंक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो इस तरीके से ही लेते हैं कि उसमें कैटायन और एनायन की जो स्पीड रहे बेटा, वो क्या रहे, करीब करीब बराबर रहे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो विद्युत अपघट्य है, अच्छा, ये टाइम के साथ कुछ टाइम बाद सॉल्ट ब्रिज का जो विद्युत अपघट्य है वो खत्म भी हो जाएगा, और अगर ये खत्म हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, हम सॉल्ट ब्रिज चेंज कर देंगे बेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य जो हम लोग यूज कर रहे हैं इन सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु के अंदर जो हम लोग विद्युत अपघट्य इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, ठीक है, वो सामान्यतः हम लोग क्या लेते हैं बेटा, जिसमें मोबिलिटी, वाहकता, ठीक है, ऑफ कैटायन इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है, मतलब कैटायन की वाहकता, ठीक है, धनायन की वाहकता और ऋणायन की जो है वाहकता लगभग क्या होनी चाहिए बेटा, समान होनी चाहिए, ताकि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप ना हो। ऐसा करने के लिए बेटा करीब करीब अपन लोग क्या करते हैं, कैटायनिक एनायनिक जो वाटर के साथ कैटायन का और एनायन का इंटरेक्शन हो वो करीब करीब एक जैसा हो, ठीक है, मतलब साइज के टर्म्स में, या जो जलीयकरण होता है उस की ऊर्जा के रिस्पेक्ट में बात करें। साथ में बेटा उनके ऊपर आवेश भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए लगभग, ठीक है, ताकि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप ना हो पाए, मतलब जितने यहाँ पे एनायन जाएं, ओके, एनोड के अंदर कैटायन उतने ही सेम टाइम में कैथोड के अंदर जाएं, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। तो ये आपका
धनायन की वाहकता और ऋणायन की वाहकता। ओके, ये समझ में आ गया। तो इसीलिए अपन लोग बेटा क्या है यहाँ पे स्पेशली कुछ ही इलेक्ट्रोलाइट सिलेक्ट करते हैं, कोई भी रैंडमली इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज नहीं करते हैं, जैसे NH4NO3 हो गया या KCl हो गया या KNO3 हो गया, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट अपन लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये तो आपकी कहानी हो गई किसकी, सॉल्ट ब्रिज की, कि सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे काम कैसे करता है। ओके, और कोई पॉइंट छूटा तो नहीं, ये अमोनियम नाइट्रेट KCl, ठीक है। चलो अब कुछ अगर याद आएगा तो बता दूंगा। ये समझ में आ गया बेटा। हाँ, यहाँ पे क्या है बेटा, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ भूल रहा हूँ। यहाँ देखो एक्चुअली क्या है, अपन लोग इलेक्ट्रोलाइट कभी भी इस तरीके का नहीं लेते हैं, ठीक है। वी डू नॉट टेक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। हम लोग वो इलेक्ट्रोलाइट तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, ठीक है, जो क्या करें बेटा, विद्युत अपघट्य के आयनों के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया दर्शा सकें, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करें KCl, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे सॉल्ट ब्रिज में ले रहे हैं, ठीक है, और अगर यहाँ पे अर्धकोशों में अर्धकोश विलयन जो है आपका Ag+ या Hg2+, ठीक है, या Tl+, ठीक है, इस तरीके के आयंस मौजूद हैं बेटा अर्धकोशों के विलयन में, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, KCl को भरना, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे लवण सेतु के विद्युत अपघट्य के तौर पे भरना हानिकारक होगा। क्यों? क्योंकि जो Ag+ है बेटा वो Cl- के साथ, Cl- को तुरंत डिफ्यूज करा लेंगे, ओके, और यहाँ पे AgCl का अवक्षेप आने लगेगा। इसी तरीके से बेटा HgCl2 का अवक्षेप आने लगेगा, तो मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया चलने लगेगी, ठीक है। तो इस हम लोग इलेक्ट्रोलाइट इस तरीके से लेते हैं कि जिनका दोनों ही अर्धकोशों के विलयनों के साथ या आयनों के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया साइड में ना हो रही हो, ठीक है। क्लियर? तो ये आपको सॉल्ट ब्रिज की और उसकी वर्किंग, ठीक है, ये समझ में आ गई होगी बेटा। चलो अब हम बात करते हैं ई सेल की, ओके, कि भाई EMF ऑफ सेल क्या होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो बेटा, अपन लोग अब सेल निरूपण की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इतना बड़ा पूरा सेटअप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, उसके लिए IUPAC ने कन्वेंशन लिया, ठीक है। कि पहले हमें क्या लिखना है बेटा, एनोड हाफ सेल, ठीक है, जो एनोड अर्धकोश है उसको लिखेंगे, और फिर कैथोड हाफ सेल। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डबल स्लैश जो है 2 लाइन खींच देते हैं इस तरीके से, डबल बार। ये बेसिकली सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है कि ये सॉल्ट ब्रिज एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड्स रहेंगे एनोड और कैथोड वो लेफ्ट और राइट साइड पे रखे जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? मतलब कभी ऐसा नहीं है कि कैथोड को लेफ्ट पे लिख दो और एनोड को राइट पे, ठीक है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन करते कैसे बेटा, जैसे सपोज करो मैं डेनियल सेल की बात करूं, ठीक है, तो डेनियल सेल जो है इसमें जो इलेक्ट्रोड था वो जिंक प्लेट का था, ठीक है, Zn, ओके, और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करा गया, ठीक है, वो है ZnSO4 या Zn2+, ठीक है। अच्छा, डबल स्लैश, ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, कॉपर 2+ टू कॉपर सॉलिड, ठीक है। मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे इलेक्ट्रोड्स लिखे जाते हैं, बीच में इलेक्ट्रोलाइट लिखा जाता है, ठीक है। इनकी कॉन्सेंट्रेशन को या पार्शियल प्रेशर जो रहेंगे उसको यहाँ पे C1 C2 ब्रैकेट में नीचे की तरफ लिख देते हैं, उसके बाजू में ही लिख देंगे, ठीक है। अच्छा,
जो ये सिंगल लाइन है वो क्या करती है, दो अलग अलग भौतिक प्रावस्थाओं में जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेनियल सेल की बात हो गई, ओके। अब जो है अब हम लोग जैसे गैस आयन इलेक्ट्रोड्स के लिए बात करें बेटा, ठीक है। अच्छा, दो सेम भौतिक प्रावस्थाओं को अगर हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, जैसे मान के चलो प्लेटिनम वायर को हम लोगों ने लिया, ठीक है, और यहाँ पे Fe2 प्लस एक्वस और Fe3 प्लस एक्वस, ठीक है, ये दोनों ही क्या है बेटा, समान भौतिक प्रावस्थाओं में, ठीक है, तो उनको कॉमा से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, Cu2 प्लस 2 Cu, ठीक है, Cu2 प्लस 2 Cu सॉलिड, ओके। तो ये आपका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। दो भौतिक प्रावस्थाओं को डिफर करने के लिए हम लोग एक सिंगल बार से डिनोट करते हैं, अगर सेम भौतिक प्रावस्थाएं हैं तो उनको कॉमा लगा के डिफरेंट करते हैं, ठीक है। और जैसे गैस आयन हाफ सेल होता है या गैस आयन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, तो गैस आयन इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं बेटा, ठीक है, उसमें कोई गैस क्या होती है, मतलब आयन के साथ इंटरेक्ट करती है। जैसे कि मैं बात करूं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करूं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो उसमें जो अर्धकोश रिप्रेजेंट करेंगे अपन लोग, ठीक है, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, जैसे इसमें क्या है, देखो हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्या करते हैं, H प्लस आयन के साथ क्या करते हैं, ये प्लेटिनम वायर है, ठीक है, H प्लस आयन विलयन में रहेंगे और यहां से हाइड्रोजन गैस अपन लोग लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी आपकी, ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको अगर एनोड के तरीके से ले रहे हैं हम लोग, तो इसको लेफ्ट मोस्ट साइड पे लिखा जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, प्लेटिनम सॉलिड, ठीक है। और गैस है तो बेटा उसको कॉमा के साथ, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड्स के साथ ही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड के साथ बबल कर रही है H2 गैस, ओके। और ये किस में जा रहा है, H प्लस आयन में, ठीक है, डबल स्लैश, ये एनोड के तरीके से है। अगर कैथोड होता तो कैथोड में जो है डबल स्लैश के पास क्या लिखते हैं हम लोग, अगर ये कैथोड की तरह काम करेगा तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब दो H प्लस आयन दो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके H2 गैस में जाएंगे। तो उस स्थिति में इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, सॉल्ट ब्रिज के बाद में क्या है, पहले इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे H प्लस आयन एक्वस, ठीक है, ये H2 गैस में जा रहा है प्लेटिनम सॉलिड, ठीक है। तो ये स्थिति क्लियर हो गई आपको। तो इलेक्ट्रोड को एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे ही लिखेंगे, है ना। अच्छा, तो जो है सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये तो समझ में आ ही गया अपन लोगों को, है ना। अच्छा, जैसे कि अपन लोग यहाँ पे कोई क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है, कि भाई आपको दिए गए सेल की रासायनिक अभिक्रियाएं लिखो, क्या होगा भाई, जैसे ठीक है, ये अपन लोगों ने सेल रिप्रेजेंट करा बेटा, तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है अपन को, ठीक है। आपने जो है सपोज एक सेल रिप्रेजेंट करा Zn सॉलिड Zn2 प्लस एक्वस,
ठीक है, और यहाँ पे आपने Cl माइनस एक्वस Cl2, ठीक है, ओके। तो अपन लोग इस तरीके से इन अर्धकोशों की जो है क्या लिख रहे हैं बेटा कि रासायनिक अभिक्रियाएं लिखनी है अपन को, Cl माइनस AgCl सॉलिड, ठीक है। तो ये इस तरीके से 3 अपन लोगों को सेल दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें अपन लोगों को इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे लिखी जाएंगी बेटा, देखो सी, इसकी रासायनिक अभिक्रिया एनोड की क्या होगी बेटा, Zn gives what, Zn plus 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैथोड की क्या होगी इसकी रासायनिक अभिक्रिया, कैथोड की रासायनिक अभिक्रिया होगी Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रिडक्शन होगा, ठीक है। अगर अपन लोग दोनों का सम करें तो क्या होगा, Zn Ag प्लस Ag एंड Zn2 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो ये इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखी जाएगी, ठीक है। इस केस में देखो बेटा एनोड पे ऑब्वियस है क्या हो रहा है, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे देखो, कैथोड पे अपन लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होना है बेटा। तो रिडक्शन के लिए क्या होगा, क्लोरीन गैस जो है इलेक्ट्रॉन रिसीव करके किस में जाएगी बेटा, 2Cl माइनस, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन जैसे है यहाँ पे, तो Cl माइनस Cl2 लिखा है, जबकि यहाँ पे रिएक्शन जब लिखी जा रही है तो Cl2 टू Cl माइनस जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल का निरूपण हो रहा है यहाँ पे, इसका जो सीक्वेंस है वो जरूरी नहीं है आपके रिएक्शन के सीक्वेंस से मैच करे, ठीक है, ओके। मेटल मेटल आयन के केस में तो आसानी से अपन लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जिंक Zn2 प्लस में जा रहा है तो जिंक Zn2 प्लस में गया, तो जिस और सीक्वेंस में ये सेल का निरूपण है उसी सीक्वेंस में हम लोग सेल रिएक्शन भी लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन सभी जो है केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, Zn प्लस Cl2, ठीक है, गिव्स व्हाट बेटा, Zn2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी इसकी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो सेल का निरूपण है सेल रिएक्शन भी वही बने, ठीक है। यहाँ पे अपन लोगों को कॉमन सेंस लगाना होता है कि भाई यहाँ पे क्लोरीन और क्लोराइड आयन के बीच में क्या है, रिएक्शन हो रही है, तो क्लोरीन रिड्यूस होके ही क्लोराइड बनाएगा, क्लोराइड तो रिड्यूस होके क्लोरीन नहीं बनाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए क्या है बेटा, यहाँ पे अपन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, पहला केस एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे Cu2 टू Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा, कैथोड यहाँ पे मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्लोराइड आयन होगा KCl एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, और यहाँ पे AgCl एक Ag और सिल्वर और क्लोराइड आयन से मिलके क्या बेटा, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, अल्प विलेय जो है एक लवण बनेगा या अविलेय लवण बनेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि रिडक्शन है, तो रिडक्शन में क्या करना है बेटा, AgCl सॉलिड एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या बनाएगा, Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, एनोड और कैथोड के बीच जो आपकी रिएक्शन है वो हो गई, क्लियर। सो बढ़ा रहे आगे। तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, इन सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब सवाल ये है कि हम कैसे सिलेक्ट करें किसको हम एनोड बनाएं और किसको कैथोड बनाएं, ठीक है। तो अपन लोग इसकी बात जज करेंगे ई सेल से या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से बेटा, ठीक है।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, ठीक है। तो किसको एनोड कैथोड का चयन, ठीक है, एनोड और कैथोड का चयन। तो जहां तक हम बात कर रहे हैं एनोड और कैथोड के चयन के बारे में, ठीक है, तो किसको एनोड बनाना है, किसको कैथोड बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। एक्चुअली देखो बेटा, गिव्स फ्री एनर्जी जो होती है, मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क, कोई भी सेल अगर कार्यरत होगा तो उसके लिए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा जी क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए स्वप्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया के लिए, क्योंकि स्वप्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया होगी तभी अपन लोग क्या है बेटा, उसमें से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वप्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, ये बात पता है अपन को, ठीक है। अब डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ठीक है, और डेल्टा जी क्या होता है बेटा, इसको डेफिनेशन के बेसिस पे हम लोग बात करें तो मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क, ठीक है, किसी प्रणाली से या किसी यंत्र से कितना कार्य लिया जा सकता है उसको हम लोग बेटा डेल्टा जी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सा वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क जो होगा W इलेक्ट्रिकल क्या होता है, V डॉट Q, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस कितना बेटा, E सेल के बराबर, ठीक है। और Q क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज, आवेश, ठीक है। तो आवेश क्या है आपका, अगर वहां पे n मोल इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है अभिक्रिया के दौरान तो आवेश कितना रहा होगा बेटा, n फैराडे, क्योंकि एक मोल का आवेश क्या होता है, n फैराडे, ठीक है। अब चूंकि ये वर्क प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो ये कैसा होता है, थर्मोडायनेमिक के हिसाब से नेगेटिव, या हम लोग बोलें इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में ले लें, ठीक है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट बेटा, माइनस NF ई सेल, ठीक है, समझे बात को। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस NF ई सेल, ठीक है। अच्छा, डेल्टा जी किसी भी स्वप्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया के लिए नेगेटिव है, तो ई सेल क्या होगा बेटा, ई सेल होगा आपका पॉजिटिव, ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो सामान्यतः हम लोग एनोड और कैथोड का चयन इस आधार पर करते हैं कि उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नेगेटिव रहे और ई सेल क्या रहे बेटा, पॉजिटिव रहे, ठीक है। या हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी नॉट क्या होगा, माइनस NF ई नॉट सेल, ठीक है। तो ई नॉट सेल क्या रहे बेटा, उस सेल के लिए पॉजिटिव रहेगा तो वो सेल कार्य करेगा। अब ई नॉट सेल की डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में निकाली थी बेटा, ई नॉट सेल हम लोगों ने क्या निकाला था, ई नॉट ऑफ कैथोड, ठीक है, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है, समझो बात को। तो ये यहाँ पे ये रिडक्शन पोटेंशियल लेना है अपन को, ठीक है, दोनों का, क्लियर। तो किसको कैथोड बनाया जाए और किसको एनोड बनाया जाए, ठीक है। तो मान के चलो बेटा अपन लोगों के पास ये जो है ई नॉट दे रखे हैं, ई नॉट ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर, ठीक है, ये आपको दे रखा है 0.34 वोल्ट। दूसरा आपको ई नॉट ऑफ सिल्वर आयन दे रखा है 0.80 वोल्ट, और ई नॉट ऑफ Zn2+2 Zn जो दे रखा है -0.76, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि अगर हम कोई कॉम्बिनेशन लेते हैं, सपोज करो हमें कॉपर और सिल्वर का कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है, तो किसको एनोड बनाया जाए और किसको कैथोड बनाया जाए बेटा, ठीक है। तो याद रखो यहाँ पे कि ई नॉट पॉजिटिव लाना है तो कैथोड किसको बनाना चाहिए बेटा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, ठीक है, क्लियर। सो ई नॉट आरपी रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, उसको आप कैथोड बनाओ, ठीक है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, लो है या कम है, उसको क्या बना दो आप, एनोड बना दो, ठीक है।
जैसे कि सपोज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉपर और सिल्वर आयन की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर और सिल्वर आयन की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कॉपर का ई नॉट कितना बेटा 0.34 और सिल्वर का कितना बेटा रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 वोल्ट, ठीक है। तो अपन लोग क्या करें बेटा, यहाँ पे कॉपर को एनोड बना दो और सिल्वर को क्या बना दो, कैथोड बना दो, ठीक है। तो इसका ई नॉट कितना आएगा बेटा, ई नॉट आएगा सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जो है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। सो ये पॉजिटिव आ जाएगा 0.80 माइनस 0.34, ठीक है। सो ये आ गया आपका 0.46 वोल्ट, ठीक है। अब मान के चलो पूछा जाए कि ये 3 एलिमेंट्स अपन लोगों को दे रखे हैं, ठीक है, मैक्सिमम ई नॉट या मैक्सिमम ई सेल ऑब्टेन करने के लिए अपन लोग कौन सा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करें, ठीक है। तो याद रखो जिसका ई नॉट आरपी मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, उसको कैथोड बना दो, ठीक है, और ई नॉट आरपी जिसका मिनिमम हो उसको एनोड बना दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा बेटा, अपन लोगों को, उससे अपन लोगों को जो है क्या मिल जाएगा, एक ऐसा सेल तैयार हो जाएगा। अगर 3-4 कॉम्बिनेशन इस तरीके से दे रखे हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा, हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि भाई अपन लोगों को किसको कैथोड और किसको एनोड बनाए ताकि ई नॉट मैक्सिमम मिले अपन लोगों को। तो मैक्सिमम ई नॉट कब मिलेगा, देखो इस केस में अगर हम देखें तो कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, सिल्वर का। तो ई नॉट ऑफ सिल्वर प्लस, ठीक है, उसको कैथोड बना दो बेटा, माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल किसका, जिंक का, ठीक है। तो Zn2 + 2 Zn, ठीक है। ये कितना आएगा बेटा 0.80 माइनस 0.76, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच बेटा 1.56, ठीक है, 1.56 वोल्ट। क्लियर। सो ये आपका मैक्सिमम ई नॉट वैल्यू आ गई, ठीक है। ये क्या आ गई बेटा, ई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम ई नॉट के लिए अपन लोग क्या करें, यहाँ पे जिंक का आप एनोड बनाओ बेटा और सिल्वर का क्या बनाओ, कैथोड बनाओ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल जो आपको दे रखे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, उनके आधार पे हम जज करते हैं किसको एनोड बनाए किसको कैथोड बनाए, ठीक है। अब जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में थोड़ी सी अपन लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन पे भी बात करेंगे। क्लियर। तो आज की क्लास में यहीं पे ओवर करता हूँ बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन लोग, ठीक है। चलो तो फिर आप लोग इसके नेक्स्ट इक्वेशन के एक बार क्वेश्चन ट्राई करो। क्लियर। टारगेट के बच्चे हो आप लोग, तो कोई ऐसा तो है नहीं है, ठीक है। चीज़ें आती हैं, आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, और आप जो है आपकी एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास के बाद अपन लोगों को क्वेश्चंस होने लगेंगे खुद से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।